आपका स्वागत, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी आपने बहुत ही कमाल का प्ले देखा और जैसा कि वो अभी प्ले देखने के बाद किसी को नहीं लग रहा दे आर द फर्स्ट टाइमर्स। एक छोटा सा 2 लाइन का गाना इनके हौसले के लिए आप साथ देंगे थोड़ा सा? बस हाँ, ये तो साथ देंगे, इन्होंने मान गए, साथ देंगे, ये देंगे साथ, है ना मैम? थैंक यू। हम में है दम, नहीं किसी से कम, चट्टानों को चीर के रख दे, वो है हम। कौन कहता है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं पहली बार? वी आर ऑलरेडी द सुपरस्टार्स। कोई पहली बार नहीं परफॉर्म किया आपने। मैं ना बड़ी देर से कोशिश कर रहा था, नाटक करना शुरू करूंगा, थोड़ा सा हौसला बन गया था, पर अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया आज आपका, तो मैं रहने ही देता हूं, ठीक है? एक बार सभी जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए, कमाल आओ। और ऑडियंस के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि तेरी तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं, तेरी तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं, और जितने खूबसूरत हैं आप सब, इतने तो किसी रांझे की हीर नहीं। थैंक यू। मेरी बातें सिर्फ ये 2 मैडम को समझ आ रही हैं, ताली यही बजा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए अभी बहुत ही खास अगला बड़ा ही खूबसूरत प्ले, और हम एक बार तहे दिल से शुक्रिया कर दें। ये रौनक के ये महफिलें हैं जिनके दम से, चलो एक बार कह दें हम शुक्रिया उनसे। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टैगोर थिएटर सोसाइटी, उनका तहे दिल से शुक्रिया जो इतना खूबसूरत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री श्याम देव जी, फॉर्मर प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू। और चलिए शुरू करें, फिर शुरू करें। थैंक यू। आप ही की फैमिली परफॉर्म कर रही है, आप ही चीयर अप नहीं कर रहे हैं, क्या बात है यार। चलिए, वाओ, गगन दमामा बाजो, बहुत ही खूबसूरत नाटक है और इसके डायरेक्टर हैं नितिन जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नंदिनी जी आ रही है, नाटक के ही मुतल्लिक ये पोइट्री है, वो इसमें कुछ नाटक की खूबियां बताई हैं। आइए नंदिनी जी। नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है एक बहुत ही अनोखा नाटक जिसका नाम है गगन दमामा बाज्यो। कहने के लिए तो ये नाटक 30 दिन की कार्यशाला में बनाया गया है, लेकिन असल बात ये है कि हर रोज़ केवल 2-2 घंटे की मेहनत, यानी कि केवल 60 घंटों की तैयारी में इस नाटक को मंच पर उतारा जाएगा। और सबसे प्रेरणादायक बात, इस मंच पर कदम रखने वाले आज हर एक कलाकार का ये पहला स्टेज परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए जोश और तालियों के साथ इन सभी नए सितारों का स्वागत करें। धन्यवाद। चलिए इसी जोश के साथ उन अमर वीरों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी कुर्बानियों से आज हमें आज़ादी और अपनी बात कहने के लिए ये खुला आसमान मिला। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं अपनी कविता। पराधीनता के तम से आज़ादी के निस्तारण को, इनकलाब के जनमानस में निज अल्पाधिक कारण को, अत्याचारों की आंधी में तितर बितर थे सेनानी, हुआ अलौकिक एक जन्म पंजाब धरा निज धारण को। जन्म सितंबर 28 19 सदी और 7 रहा, नाम भगत था भारत माँ का बालक के सर हाथ रहा। सिर्फ किशोर अवस्था में ही आज़ादी का रंग चढ़ा, आज़ादी पर सरफरस्त और इनकलाब का जंग बढ़ा। दुल्हन नहीं मौत दुल्हन है ऐसा निश्चय किया कड़ा, वीर अनेकों भगत सिंह संग हुआ इकट्ठा एक धड़ा। लाला जी की हुई शहादत और जलियांवाला बाग हुआ, बढ़े इरादे सरफरोश के इनकलाब जिंदाबाद हुआ। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद हुआ, देशभक्ति की क्रांतिपूर्ण आज़ादी का आगाज हुआ, देशभक्ति की क्रांतिपूर्ण आज़ादी का आगाज हुआ। धन्यवाद। तो चलिए इसी उत्साह के साथ प्रस्तुत करते हैं आज का नाटक गगन दमामा बाज्यो।
रहेगा न रानी रहेगी। ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब कोई भी जिंदगानी रहेगी तो माटी सभी की कहानी कहेगी। तो माटी सभी की कहानी कहेगी। जो थे देश दुश्मन गुलामी के राही, लगे फेरने वो वतन पर सियाही। विदेशों की करने लगे वाही वाही। गया देश हाथों से आई तबाही। ये भर भर के आंखों में पानी कहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये माटी सभी शुरू कर की। दिया। कितनी बार कहा है अस्पताल है, ये शोर मत करो, दूसरे मरीज है, सब परेशान होते हैं। माफ करना भाई, गलती हो गई। खांसी जुकाम नहीं हुआ है तुम्हें, कैंसर हुआ है कैंसर। जितना दम लगा के तुम गा रहे हो ना, दूसरे मरीजों का छोड़ो, तुम्हारा खुद का दम कब निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। गलती हो गलती। परेशान करके रख दिया बुड्ढे ने, काम छोड़ के बार बार इनको समझाने के लिए आओ पहले। नमस्ते जी, मैंने पहचाना नहीं। जरा ध्यान से देखिए। याद नहीं आ रहा। दरअसल बातें पुरानी हो चली और बातों के साथ तरीके पुरानी हो चली। तरीकों के साथ इतिहास पुराना हो चला और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। ना 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 ना, व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के भी गुलाम नहीं होते। इतिहास को तो हम किताबों में लिखी कहानियां पढ़कर जान सकते हैं, परंतु व्यक्ति को जानने के लिए उसकी यादों के दरवाजे पर पड़ी एक ठक ठक ही काफी होती है। तो अपनी यादों के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना, एक तो बीमारी की वजह से शरीर कमजोर हो चुका है, दूसरा अगर दिमाग पे ज्यादा जोर डालता हूं तो तकलीफ होती है। अरे अरे, आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लग गए? तकलीफों से प्रभावित होना हर इंसान का व्यक्तित्व होता है, बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मर के तो वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे किस हद तक प्रभावित करती हैं और किस हद तक नहीं। जी। वो मिश्रा जी का शेर याद है? कौन सा? वो काम भला क्या काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो। वाह वाह। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। एक शेर मुझे भी याद है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहां होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? अरे आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है कि आज से 40 साल पहले ये शेर जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में भी थे? मैं कानपुर में था, मैं दिल्ली में था, मैं आगरा में था, मैं कलकत्ता में था और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो? 13 अप्रैल सन 1919 की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी, जिस दिन एक बाप चीखा था, जिस दिन एक बच्चा रोया था और जिस दिन लाहौर जिले के लायरपुर गांव में एक मां बिफर कर रोई थी। Here are these bastards! Shoot them all!
अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस फसल को किसी ने मुंह लगाया तो। अरे ये जमीन हमारी, ये मिट्टी हमारी, ये खेत हमारे, तुमने पैदा करा इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। इसमें जान है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। ये सांसें साथ मिलकर आसमान बुझा देती, ये सांसें साथ मिलकर धरती हिला देती, ये सांसें साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिलता तो आज मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते भाई गुरुजी की नगरी अमृतसर की ओर निहारती होंगी, जहां काटी गई है हमारी फसल, जहां उजड़े हैं हमारे खेत, जहां वीरान हुई है हमारी जिंदगी की बैसाखी, उस जलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को मेरे वतन के खून से रिस रिस कर रख दिया गया। अरे गांधी, ओ महात्मा, हम कहते हैं हम हमारे बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द फेंकते हैं, इनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में ले जाओ इन्हें अपने साथ और बता दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और होगा। उन हरामखोरों ने हमारे साथ का बुरा हाल कर दिया था। मुझे तो बहुत मारा था, बहुत मारा। ये लो पूछो। बैठो बैठो, मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम जाना यार। नाम जिम क्रेन, स्टीफन क्रेन और बाकी दो को मैं नहीं जानता। ये उस ऑफिसर लेन वाले डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं? हाँ भैया। ठीक। सुख, थाने की एफआईआर में बाकियों के नाम तो दर्ज होंगे, 3 लोग ही काफी हैं इनके लिए। और किस स्टिक्स ले लेना, बाकी हाथ पैर। ये साले रात को क्लब से लौटते दारू वारू पी के वहीं पीपल मीनार के पास बचा देना। ठीक, समझ गया। और देखना उनकी गाड़ी का एक भी कांच सलामत ना बचे, बहुत नाज है इस पर सालों को। मेरी बात तो सुन, हो सकता है इसी की गलती रही हो। मेरी गलती? मेरी गलती? खैरू को मैंने बचाया, वो मेरी गलती थी। उसकी बीवी और बहन को बचाया, वो भी मेरी गलती थी। साले यहाँ पर बैठ के बकवास कर रहा है। वाह, खुले में आने में तेरा दम निकल रहा था। तू मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। उनका रंग सफेद है तो गलती हमेशा उन्हीं की होगी। हाँ, उन्हीं की होगी। अब यूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं भगवती भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वक्त कह रहा है। उस फिरंगी सरकार का हमारे देश के हर एक जनता पे किया हुआ है हर एक अत्याचार कह रहा है, और उसका जीता जागता उदाहरण तेरे सामने खड़ा है हमारा ये भाई। मोइन, तू पूरी बात बता जो हुआ तेरे साथ वहां पे। अरे कुछ नहीं यार, यशपाल ने बोला था जगमग में फिल्म देखने चलेंगे शाम का शो, टिकट ले लेना। मैंने ले ली टिकट, लेके मैं इन सब लोगों का इंतजार कर रहा था, इनमें से कोई नहीं आया। अंदर थिएटर के अंदर से शोर मचा तो मैंने अंदर जाके देखा, क्या खैरू को लिटा लिटा कर लातों से घूसों से मार रहे थे। उसकी बीवी और उसकी बहन भी थे उसके साथ। उसकी बीवी की गोद में उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। इतनी जोर से रो रहा था। ये खैरू वो तांगे वाला? हाँ वही। और उसको मारते हुए इतनी गंदी गंदी बकवास कर रहे थे इंग्लिश में कि साले काले कुत्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाओगे, हमारे साथ कॉपरेट नहीं करोगे, लेना पड़ गया ना तेरे उस बाप गांधी को वापस। और उसके बाद उस लंबू ने खैरू पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। भाई उसका हाथ चीख चीख कर रो रहा था यार, वो चबा डाला उसका हाथ। कोई नहीं उसकी मदद करने आया। उसकी बहन की तरफ एक बंदा बिच बोलता बड़ा, उनमें से मेरे से रुका नहीं गया यार, मैं बीच में कूद पड़ा।
खैरू ने कितनी बार नेशनल कॉलेज के छात्रों को अपनी टांगे में लिफ्ट दिया, उसके ऊपर उसको छोड़कर वो मेरे ऊपर ही चढ़ पड़े। अकेला पड़ गया था मैं, दिख रहा है क्या हालत कर दी थी मेरी। फिर क्या हुआ, ये लोग तो आए नहीं, पुलिस आई, पुलिस ने उल्टा मेरे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी। फिर जाकर कहीं अब्बा आए, अब्बा ने मुझे छुड़ाया। बात क्या हुई थी? अरे कुछ नहीं यार, खैरू गलती से एक क्लास में घुस गया था, घुटना लग गया होगा, पेल दिया उसको। अब बोल आईसीएस की औलाद, गलती किसकी थी? हाँ, इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। आजकल गलतियों का बड़ा हिसाब किताब देखने लग गया है तू। चल बे, हो गया। ये पानी पी, थोड़ा सा तो पी। अरे ये येलो पैम्फलेट के बारे में सुना है किसी ने? येलो पैम्फलेट? ये क्या है? तेरे को येलो पैम्फलेट का नहीं पता? अपने सन्याल बाबू पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एसोसिएशन बना रहे हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका सिर्फ एक ही टारगेट है, आज़ाद भारत। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पन्ने पे छपा है उसे कहा जा रहा है पीला पन्ना या फिर येलो पैम्फलेट। वेरी गुड, यानी आज़ादी मिली नहीं और संविधान पहले ही बन गया। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अगर शादी नहीं हुई तो क्या घर पे सहरा छपा के भी नहीं रख सकते? यार मुझे तो इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी और अभी एचआर, इससे होने जाना क्या है? तो और किससे होना जाना है? यार भगत, तू मान ना मानिए, कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि ये सिर्फ टिके रहना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। हाँ, सिर्फ इस नॉन कॉपरेशन वाली बात को छोड़ दे। नॉन कॉपरेशन वाली ही बात करते हैं ना, वहां थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी, क्योंकि तू उसका शिकार रहा है और इस कमरे में बैठे 25 लोग उसके मारे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। साला आईसीएस की औलाद, टाइम पास के लिए क्रांति करते हो, सोचा कि कुछ करने के लिए है नहीं तो क्रांति ही कर ले। तहजीब से बात कर सुखदेव। शांति रखो भाई लोगों, शांति रखो। अपना भाई है, झगड़ा नहीं करना ऐसे। तू रखना तहजीब। तहजीब से बात कर सुखदेव। मैं आज भी कहता हूं, उस गांधी नाम के बंदे में कुछ तो बात थी। हाँ बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस मासूम उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी ही। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है हमें गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नालों में फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार, अपने इन छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे थे, तख्तियां उठाई थी। फिर एक दिन अचानक ही सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे हैं आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहां जाए, क्या करे, किससे फरियाद करे? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? हाँ याद है, मगर मैं फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ था? साले कुत्तों की तरह बिलबिलाते हुए आया था नारकली के होटल पर कि अब क्या होगा, बाप जान से मार देगा, पढ़ाई कैसे जारी होगी। तू तहजीब से बात कर सुखदेव। चूल्हे ढीली हो गई थी तेरी। इस कमरे में बैठे 15 लड़के होंगे उस दिन वहां। गनीमत बना, वक्त रहते लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज हम जैसों के लिए खुलवा दिया, वरना हाथ में कटोरा लेके दर दर की ठोकरें खा रहा होता। अरे दर दर की ठोकरें खाए मेरी चूती। 50 को तो अपने घर पे नौकरी पे रख सकता, बोल चाहिए किसी को? नौकरी देगा तू साला हमको? आईसीएस की औलाद, टाइम पास के लिए क्रांति करते हो और मजाक उड़ाते हो दूसरे की भावनाओं का। वो चोरा चोरी के सिपाहियों का मरना तुझे याद है? उनकी गोलियों द्वारा मारे गए लोगों का नहीं। वो 3 साल पहले का जलियांवाला कांड तू भूल गया। उन 1500 लोगों को तू इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि उसमें तेरा बाप, तेरा भाई या तेरी बहन नहीं थे।
दिस इज टू मच भगवती भाई। हमें जाना। Nothing is too much. Nothing is too much. लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी, इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आपने? कहिए। माफ कीजिए, आपको परेशान कर रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल यादों का इतिहास पे और राजनीति पे कोई बस नहीं चलता, इसलिए तो उन्हें यादें कहते हैं। और जब व्यक्ति उम्र के एक खास पड़ाव में पहुंच जाता है तो ये यादें ही तो हैं जो उसे जिंदा रखती हैं। मैं उस वक्त लाहौर में नहीं था, लेकिन जितनी दफ़ा भी सोचता हूँ नया नया सा लगता है, लेकिन मैं आपको अब भी पहचान नहीं पाया। दरअसल हम खुद को ही नहीं पहचान पाए। मेरे पास क्यों आए हो? दरअसल इतिहास बिना तो हमारी कोई जगह है और ना हमारा कोई इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट तो उन लम्हों में है जो बहुत पहले ठहर गए थे और अभी भी ठहरे हुए हैं। उनमें से कुछ मीठे थे और कुछ कड़वे। मीठे बांटने वाले तो बहुत मिल गए, लेकिन कड़वे। और कड़वों के लिए तुम उस बीमार बूढ़े के पास चले आए जो रीढ़ की हड्डी में कैंसर की बीमारी लिए इस हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिर रहा है। जी हाँ, मैं देख रही हूँ कि जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था, उसको आज उसके वार्ड का जमादार भी नहीं पहचान पा रहा। अब मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे कोई पहचाने। जब ख्वाहिश थी तब थी, और जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। तब उस ख्वाहिश का पूरा होना हमारा मकसद था, उद्देश्य था। उद्देश्य आपका? क्या उद्देश्य था आपका? दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना, पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बताना, सुखदेव को दूसरों का मुखौल उड़ाने देना, भक्त के इंटेलेक्ट के आगे दूसरों को बोना समझना, और गैर किसी जानकार को भाई बम्पू लाट जैसे मजाक में उलझा के रुला देना। तुम भाई बम्पू लाट को भी जानते हो? वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। ये डायलॉग तो किसी घटिया तीसरे दसरे की फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है। लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। मुझे अभी तक थोड़ा थोड़ा याद है, दिसंबर 1924 में कानपुर में गणेश चक्र विद्यार्थी की प्रताप प्रेस की बिल्डिंग में बैठा था वो। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में ये आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइस कशिश नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञ पवित्र के वक्त ये ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो अचारे में? जिस वजह से आप लोग हैं। तुम अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को पीटने को लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी और शुरुआत कभी ना कभी कहीं से की जाती है। लड़ तो पिछले 100 सालों से रहे हैं, अब तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रह गई होगी। तो उस गलती को तुम सुधारने आए हो? क्यों नहीं आ सकता, हमेशा से कोई ना कोई आता रहा है। शादी में शहीद होने से बचकर भागे हो बरखुरदार। शहीद वहां भी होना था और यहाँ भी। कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। बरखुरदार, जवानी में मौत और महबूबा में तब तक कोई फर्क दिखाई नहीं देता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे हैं क्या? जितना मौत के बारे में मुझे मालूम है उतना आपको। हिसाब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म के घाव इस बात के सबूत हैं। जिस्म पर लगे घाव
किसी आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वो अपना हो चाहे सामने वाले का। बड़ी बात यह है कि जिस्म से टपकी एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना हिम्मत की बात जरूर है, लेकिन समझदारी की नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर जान गंवाना महज बेवकूफी है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई है। और जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं बदला देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को आजादी की जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हिंदुस्तान को आजादी कैसे मिलती है। और अगर कहीं ये गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सिर उठा के नाचेगी, गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर ऐसा नंगा नाच होगा जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। स्वागत है। ये आवाज किसकी है? भूत है ये अचारे का। जंजीर और जिंदगी इसको आज तक ना बांध पाई और शायद ना ही कभी बांध पाएगी। पंडित भगत सिंह से मिलेगा? कसरत के वक्त नहीं। इनका नाम क्या है? पंडित चंद्रशेखर आजाद। देश पे ये क्यों गवारा हम करें, मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली। उसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार HRA के सदस्य जिनको इंतजार था एक छोटे से स्टेशन का जिसका नाम था काकोरी। अरे सुनते हो, सरकारी खजाना लूट लिया गया है। अच्छा, हमारा बगल में तो उधर ही कहीं था। Tighten the security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Gwalior, Agra and Jhansi. This is the same bloody Hindustan Republic Association. Arrest that Sanyal. I want to see CID sleuths in each and every street of Kanpur. ऐसे बिना ताज के राजा। और एक ये तू अपनी नामाकुल औलाद को देख जिसने सिख होने के बावजूद भी केस कटा लिया। अरे क्रांतिकारी हो तो लाला लाजपत राय जैसे। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। ये देखो कैसे उसने जुलूस की कमान संभाली है। ऐसे लग रहा है जैसे आग का गोला। सुखदेव और भगवती वगैरह भी तो साथ चल रहे हैं। अरे तू इन हरामखोरों का नाम मत ले मेरे सामने। ये तो लाला जी के पैरों की जूती के समान भी नहीं है। लेकिन भगत तो उनके बारे में कुछ और कह रहा था। और मैं कुछ नहीं कह रहा। इस 45 साल के बूढ़े की बात का यकीन नहीं है और उस 20 साल के लौंडे की का है। वो देखो अच्छी वाली लड़की को परेशान कर रखा है। आप उस लड़की को समझाते क्यों नहीं? कहीं और शादी कर ले। अरे क्या समझाऊं? अपनी औलाद तो समझाई नहीं जा रही मेरे से, दूसरे की औलाद को क्या समझाऊं? अरे एक तो मुझे ये नई 5 साली की नहीं समझ आती। ये क्या खाकर पैदा हुई है। कल तक इन्हीं लाला लाजपत राय जी को गालियां दे रहे थे, आज उन्हें बाप समान जुलूस में पुलिस से बचाए जा रहे हैं। लेकिन भगत कह रहा था कि ये सारा मोर्चा लाहौर में उसकी नौजवान भारत सभा ने संभाल रखा है। अरे हाँ, संभाल तो रखा है, फिर है तो उस अजीत का भतीजा ही ना। मैं कहता हूँ ये जुलूस और मोर्चे में ही रहे तो अच्छा है। अपने चाचा के समान कहीं इसको देश से फरार ना होना पड़ जाए। आज 20 साल हो गए उसको देश से गए। पीछे अपनी नई दुल्हन छोड़ के गया था, वो भी उसका इंतजार करते करते बुढ़ा गई है। साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक।
मारा? सुपरिटेंडेंट स्पॉट में। ऐसे करो सुखदेव, भगवान दास विजय, उसके आने का टाइम चेक करेंगे। उसकी शक्ल कौन जाता है? देखो पा, वो मोटरसाइकिल पे आता है, डीएवी कॉलेज के सामने, तो देखते इशारा कर दूंगा। तो किसके पास है? तो मेरे पास है। क्या कपाल करो उसका। मैं वो भगत पहली गोली चलाएंगे। अगर हमारा किसी ने पीछा किया तो पंडित जी को संभालना होगा। हाँ। देखिए पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। पंडित जी, जयगोपाल ने गलत इशारा कर दिया। शॉट की बजाय थंडर्स मारा गया। यमराज और यमदूत में कोई फर्क नहीं होता, लाठियां उसी सैंडर्स ने बरसाई थी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां, अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तो खुद जानता है भगत। लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं और हम इससे भाग नहीं सकते। भागे बगैर कोई चारा भी नहीं है। जिंदगी हमें कहीं और धकेल चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं धकेल सकती। मुझे तेरी आंख में सूअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि असेंबली में बम फेंकने मैं नहीं जाऊंगा। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी और बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। वो आज भी है। वहां उस वक्त दुनिया जहान की प्रेस मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे और HSRA के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। और पहुंचाएगा कौन? वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक से रख सके। या वो जयगोपाल जो तेरे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा सकता है, लेकिन बेचारा चाहकर भी मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। ये सब बातें मुझे बोलने का मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। तो बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। लगता है सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ है कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह अब के इरादों में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नाजुक समय के लिए बचाकर रखने की सोच रहे हैं। तू खामोश हो जा सुखदेव। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, खासकर वो कंफ्यूजन जब किसी औरत द्वारा लाया गया हो। मैं कह रहा हूँ खामोश हो जा तू। तेरी आंख की लाली में बदलाव देख रहा हूं मैं आजकल। कोई वजह नहीं बनती कि तू उस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख के जी रही है। पंडित जी, असेंबली में बम फेंकने मैं जाऊंगा, मैं लेता हूं उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, विजयी भव। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। The British Empire was established by fraud and forgery of Clive and Hastings, and it is being maintained by British bayonets. And henceforth, we say in our loud roaring voice, down with imperialism! Workers of the world, get united! Long live revolution! Long live revolution! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! पॉलिटिकल किलर्स। इसका क्या मतलब होता है जी? पॉलिटिकल किलर्स मतलब राजनीतिक खूनी जो राजनीति में रहने के लिए किसी का भी खून कर दें। ऐसी कौन सी राजनीति है जिसके साथ ये बने रहना चाहते हैं? अरे वो तो महात्मा है, उसके मुंह से अमृत निकलता है शब्द की बजाय। लोग उसकी किसी भी बात को झूठ नहीं समझते।
भगत सिंह को उम्र कैद हो गई। वाहिगुरु जी को यही मंजूर था, उम्र कैद। मैं तो कहता हूँ फिर भी सस्ते में छूट गया। इस हरामजादी सरकार से तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी। कम से कम ये तो मन में रहेगा कि जहाँ भी है जिंदा है। जैसे जीत के जिंदा रहने का था। अरे हाँ हाँ, तू देख लेना, एक दिन अजीत और भगत इकट्ठे इस घर में आएंगे और फिर ऐसे जोरों से बैसाखी होगी कि सारा लाहौर गूंज जाएगा। बल्ले बल्ले। सत श्री अकाल बेबे जी। सत श्री अकाल। जिंदी रह पुत्र, जिंदी रह। बेबे जी, खत आया उनका कोई? हाँ बेटा आया है। वो ठीक है, सजा मिली है, लेकिन वाहे गुरु की कृपा से वो नहीं जिसका डर था, वो यहाँ लाहौर आ चुका है। और अभी उसका खत आया था, उसमें सुखदेव ने तेरे लिए सत श्री अकाल लिखा है और लिखा है चिंता मत करना। भक्त यहाँ खूब रसगुल्ले खाता है, भुट्टे मैं खिलाता रहता हूँ, लाल हो गया है खा खा के। और ये भी लिखा है जिस दिन जेल से छूटकर आए तेरे साथ महंत जी के पास झाड़ा लगवाने चलेंगे। पुत्र, ये झाड़े का क्या चक्कर है? पता नहीं बेबे जी। मैं यही कहने आई थी, ठीक रहा कर, अच्छा खाया पिया कर, अच्छा पहना ओढ़ा कर। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कल क्या हो। पर पुत्र, आज की तो सोचनी पड़ेगी ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे, इनके यहाँ कुछ अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनके लिए सरसों का साग और मक्की की रोटी मंगवाई है। अरे, कितने बावले लड़के हैं ये भी। बेबे जी। हाँ जी। कम पढ़ी लिखी हूँ और दुनिया भी ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन जितना जानती हूँ वो ये कि कोई पकड़ा गया है, उसको सजा हुई है। उसका दोष क्या था नहीं जानती, उसने किया क्या था ये भी नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। लेकिन इतना जानती हूँ कि उनको सजा नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि कोई आए, लेकिन कोई ना आए तो उसमें भी उनका दोष नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि हार नहीं मानूंगी। अगर ना आना किसी का धर्म है तो उसका इंतजार करना मेरा धर्म है। मैं उनके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, वो मेरे धर्म को चोट ना पहुंचाए। बेबे जी। हाँ पुत्र, बाकी आप फिक्र मत किया कीजिए। अच्छा खाना और अच्छा पहनना मेरा धर्म बन चुका है, क्योंकि फीका रंग पहनकर कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता। खाना नहीं खाओगे? और देखता हूँ कब तक चलती तुम्हारे। मैं ठूठ ठूठ खाना खिलाऊंगा। साले! किस बात का इंतजार कर रहे हो सालों? कोई पैगंबर आएगा और तुम्हें ऐसे छुड़ा कर ले जाएगा। मुंह नहीं खोलना ये लाहौर सेंट्रल जेल है, दिल्ली कानपुर नहीं। सालों, अंग्रेज अफसर को गोली मारोगे, हुकूमत से टक्कर लोगे। मुंह नहीं खोला। चोट दो साले को, चोट दे साले को। बढ़ते नागपुर से पूरा खाना इसके अंदर। अरे मर जाएगा ये। मैं देखता हूँ ये भूख हड़ताल कब तक चलती है।
छोड़ दो उसे। नाम जानते हो मेरा? मेरा नाम खान बहादुर अब्दुल अजीज है पंडित जी। हैवानियत पर उतारा है वो जल्लाद। 25 पठान मंगवा लिए उसने, उनके सीने के ऊपर चढ़ चढ़ कर उनकी नाक में से खाना ठूसते हैं। 50वां दिन था आज उनकी भूख हड़ताल का। साला हरामी की औलाद! ये हड़ताल नहीं रुकेगी, ये जंग नहीं रुकेगी। हमारी लड़ाई तब शुरू होती है डिमांड फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू यूरोपियन प्रिजनर्स। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भूख हड़ताल करोगे साले? क्रांति लाओगे? पाइप ला जल्दी, पाइप लेगा। अरे भगत, उसने मक्खियां मारकर खा ली है, उसका सारा खाना बाहर आ गया है और जतिंदा ने मिर्चों वाला पानी पी लिया है। ये लोग उसके गले में नदी नहीं घुसेड़ पा रहे। जतिन! जतिंदा! कितना मर गया? मर गया। जतिंदा! अरे इसकी नाड़ी नहीं चल रही। साले की लाश ये लगता है ये मर गया। जतिन! जतिन! जतिंदा! जतिंदा! जतिंदा उठो! अरे उठो! जतिंदा! उठो जतिंदा! जतिंदा! उठो जतिंदा! और इसे एक जितेंद्र नाथ के जाने से ये मत सोच लेना कि हिंदुस्तान का स्वतंत्रता संग्राम यही रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये भूख हड़ताल अब भी जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। की मांगे मान ली गई। अरे मैं तो पूरे लाहौर को लस्सी पिलाऊंगा, पूरे लाहौर को लंगर लगवाऊंगा। देख लेगा तुम। दे बसंती मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, 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 मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। और बिस्मिल्लाह संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिल्म के अंदर पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे। काकुरी कबाब। ऑर्डर ऑर्डर। दिस इज 5 मई 1930 लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्रवाई शुरू होती है। बहुत जल्दी शुरू नहीं हो गई, अभी तो हमें पकड़े हुए 1 ही साल हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पर सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। हाउ डू यू प्लीड गिल्टी और नॉन गिल्टी? जी अगर जायज हथियार से मार दिया होता तो इल्जाम नहीं लगता। ऑर्डर ऑर्डर, बिहेव प्रॉपर्ली, दिस इज क्यूट। अच्छा हुआ बता दिया, हम तो तवेला समझे। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, आपकी जेब से एक इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी असेंबली बॉम्ब केस में। अब ब्रिटिश समुदाय के पास हथियारों की कमी नहीं है। हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन हमारी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद हुए होते। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आप लोगों ने भूख हड़ताल फिर से शुरू कर दी है। वायदा आपने तोड़ा मिस्टर कॉलसिम। आपने हमारी बातों को मान लिया था लेकिन अमल करने से इनकार कर दिया। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप इस समय सिर्फ रिक्वेस्ट करने के हालात में हैं। और आपसे ज्यादा एहसास किसी को नहीं होगा कि आज हम आपको वार्निंग देने की हालत में हैं। यस, ये आपकी फिजूल की डिमांड्स पर गौर किया गया था मिस्टर सिंह। आपकी जो ये खाने को लेकर की गई कंप्लेन है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद पाई गई मिलॉर्ड। हमारे जेलों के खाने का स्टैंडर्ड इस समय एवरेज से बहुत ऊपर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी, इसको बेहतर समझ लाते हो। We really doubt the British taste of food. आपके लंदन में इसे पोटैटो विद कॉकरोच, चपाती विद फिल्थ के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं। यस, इन लोगों की एक दूसरी डिमांड भी है कि ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इसलिए इनसे स्तर से नीचे का काम ना कराया जाए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू मिस्टर सिंह, काम होता है, उसमें स्टैंडर्ड्स की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो फिर कभी हमें बदली में बिठाइए,
और खुद घोड़ों की लगामें थामिए और अपनी मेम साहिबा से कहिए कि अपनी पतली महीन आवाज में चिल्लाएं, मिस्टर सिंह की सवारी आ रही है। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा मिस्टर। इन लोगों की तीसरी डिमांड भी है कि इन लोगों को लिखने का सामान और किताबें बेरोक-टोक मुहैया कराया जाए। हर एक प्रिजनर को एक न्यूज़पेपर दिया जाए सरकारी खर्चे पर। नहाने की अच्छी सुविधा और पहनने को साफ कपड़े। These bloody Indian pigs! आपको ये लगता है कि आप लोग कोई इंग्लिश ऑफिसर है जो यहाँ पर कैजुअल लीव पर है किसी हिल स्टेशन पर? सर जी, आप लोग अपना घर बार छोड़ छाड़ के हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप घुसा है जैसे कोई एक रेस्पेक्टेबल वुमन अपना नवजात बच्चा पैदा करने सोसाइटी में भाग जाती है। आपको क्या लगता है जी, हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है? आप लोग मैटरनिटी लीव पर बैठे हुए हैं। I will now present to the court our next witness, Mr. Fadindranath Ghosh. अरे ये गद्दार! गद्दार! कोर्ट को अपना नाम बताइए और इनसे आपका क्या संबंध है बताइए। योर ऑनर, मेरा नाम फणींद्रनाथ घोष है और मैं इन सभी के साथ फिरोज शाह कोटला की मीटिंग से लेकर बम बनाने की फैक्ट्री तक था। गद्दार! इन टेररिस्ट ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई? यस। आपने इसमें इन लोगों का सहयोग दिया? यस। मिस्टर सिंह, ब्रिंग योर विटनेस। श्योर। फैक्ट्रीज हमने लगाई थी? जी हाँ। किस किस ने? करीब करीब सारे। पर उसमें तो बहुत पैसा लगता है। इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, कम में भी काम चल जाता है। अगर गन कॉटन मेट से खरीदते तो? गन कॉटन कलकत्ता में मिलता है मिस्टर। आगे आगे मिलता है पर सर्दियों में, वरना आप उसे घर में भी तो बना सकते थे। पर हमने बनाया बिना पोटाशियम सल्फेट के, बिना नाइट्रेट के। हम वो भी लाए। और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं छुपना चाहिए। प्लास्टिक के खोल से आप बम नहीं बना सकते मिस्टर कोर्ट। बमों को बनाने में मेटल का खोल लगता है मिस्टर। मिस्टर कोर्ट, आज अगर जतिनदा जिंदा होते तो वो बताते कि आपके इस गवाह को बमों की बात करता है, इसको तो पटाखा तकरीबन। पटाखे? अरे पोटेशियम नाइट्रेट, साल्फेट 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10%, कार्बन प्रोडक्शन के लिए। इन सभी के अलावा घरों में काम आने वाले शीशा किरचें और इन सभी को बमों के मेटल के खोल के अंदर भर के। Get out of the goddamn idiot! Get up, bastard! मुबारक हो पंडित जी, वो बेवकूफ पत्रकारों से भरी अदालत में बम बनाने की पूरी विधि बक गया। आज हिंदुस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पे बम बनाने की विधि छपी है, वो भी पूरे विस्तार में। वाह, अब तक तो घर घर में कुटीर उद्योग लग गया होगा साला। बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद! Order, order! You will have to follow the rules and regulation of the court, Mr. Singh. आप सभी लोग यहाँ कड़ी में ही बैठेंगे। और हाँ, कार्रवाई के शुरू में ये गानों के सेशंस में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक हथकड़ी का सवाल है मिस्टर गोल सिंह, ये हाथ हमारे और चाह हमारी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स और टेररिस्ट के बीच में फर्क करने की समझ आ रही है आपकी। और जहाँ तक गानों का सवाल है, दिस इज आवर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये तब गाया जाता है जब यहाँ पर धान करता है, होली मनती है, चौका लिपा जाता है। आप भी कभी अपने गोरे हाथों से चौका लिप कर देखिए, गाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। आप खुद को काला क्यों कहते हैं मिस्टर सिंह? आप लोग तो भूरे हैं। आप अपने आप को गोरा भी कहते हैं मिस्टर कोड सिंह जी, आप तो सभी गुलाबी हैं। ऑर्डर, ऑर्डर! इससे काम नहीं चलेगा मिस्टर सिंह। आप सभी लोग अदालत में आने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश इतिहास, ब्रिटिश संग्राम के फैसले अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं मिस्टर कोल सिंह। ना तुम्हें सुनने की ख्वाहिश बची है, ना ही इंतजार करने का सबर। इनफ! आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि यह मुकदमा आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी चला जा सकता है। ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल, वायसराय इरविन के इस नए शगुफे को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जुडिशरी के इतिहास में यह पहला मुकदमा होगा जो कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाता है। Take them out of the court. We will decide the French. इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये हमने चुना है, ये हमारा चुनाव है और हमें इस पे फख्र होना चाहिए। अगर हमारी इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी।
कोई दिशा नहीं दे पाए तुम, लोग आज भी तुम्हें साबुन के कैलेंडर पर देखकर याद करते हैं भगत सिंह। लोगों के दिलों में बसना हमारा मकसद नहीं, कल हमारा फैसला है। और हैरानी की बात नहीं है कि हमें पहले से मालूम है कि यह फैसला क्या होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की प्रेम का 3 साल बामुशक्कत, कुंदन लाल 7 साल बामुशक्कत, शिव वर्मा, गिरधारी लाल, जगदेव, विजय कुमार, कमलनाथ, किशोरी लाल, महावीर सिंह, लखविंदर सिंह, आजीवन काला पानी, सुखदेव, राजगुरु और भगत फांसी। अरे राजगुरु, तेरी गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी, तभी फंदा फिट आएगा। साले तेरी गर्दन है कि दिया सलाई। और अपने भगत के लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसका कट टिक पाएगा। यार तुम आदमी कुतुब मीनार। अरे हमें तुम्हारी फांसी से पहले आंध्र प्रदेश की राज महेंद्री जेल में भेजा जा रहा है, विदा नहीं करोगे? शिव भाई, अपना काला पानी भोग कर जेल से बाहर निकलना, एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करना और 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना, और कभी कभी उनको सुनाया करना कि उनके ऐसे चाचा लोग भी थे, और उस वक्त एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे। 23 साल 5 महीने 26 दिन की जिंदगी का मूल्य, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बस बस, वक्त खत्म हुआ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकलो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। वक्त वाकया ही खत्म हो गया। सुना है उसने अपनी फांसी से पहले लेनिन की जीवनी और रसगुल्लों का कुल्हड़ मंगवाया था। फांसी आमतौर पर सुबह को 6 बजे दी जाती है, पर जेल के बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा हो चुका था। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सुना है दंगा भड़कने के डर से वक्त से 11 घंटे पहले 23 मार्च को शाम को उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी लाशों को रातों रात जेल की पिछली दीवार तोड़कर फिरोजपुर रवाना कर दिया। भीड़ उनका पीछा कर रही थी। खौफ के मारे अधजली लाशों को सतलुज दरिया में फेंक दिया। भीड़ में से कुछ लोगों ने दरिया में छलांगे लगाई और लाशों को निकाल के अदब के साथ उनका हुसैनी वाला में अंतिम संस्कार किया। आज भी उन तीनों की समाधियां उस हुसैनी वाला नामक जगह पे मौजूद हैं। 1 महीना पहले चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद की एल्फर्ड पार्क की मुठभेड़ में शहीद हो चुके थे। बटुकेश्वर दत्त ने 1965 में अपनी मृत्यु समय ये अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि उसे भी हुसैनी वाला नामक स्थान पे
उसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसकी भी ये इच्छा पूरी की गई। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार हूँ, लेकिन वक्त के साथ चल रहा। सरदार भगत सिंह ने जो संकल्प लेकर जिस आज़ाद हिंदुस्तान का सपना देखा था, उसमें सुकून था, शांति थी, आपसी भाईचारा था, फैक्ट्रियों की भरमार थी, सबके लिए नौकरियां थी, कोई बेरोजगार नहीं था, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था, सबको हर तरह की आज़ादी थी, आपस में मिलजुल कर लोग रहते थे। लेकिन लगता है उसके सपने को किसी की नज़र लग गई। कभी कभी आज भी रातों को सोने से पहले उसका चमकता और दहकता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो ये पूछने की इच्छा जरूर रहती है कि सरदार, क्या यही है वो आज़ाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने कभी किया था? अपनी जान पे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले, अपनी जान पे जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही कमाल का प्ले देखा। सबके लिए जोरदार तालियां। और ये एक मैम है हमारे बीच में, इनके लिए स्पेशली तालियां। ये शी इज़ द ओल्डेस्ट, यहाँ से सबसे बड़े आर्टिस्ट यही है जी। अभी मैम पीछे बैठे थे चेयर पे, तो एक सर मेरे पास आके बोलते हैं कि शी इज़ 86 ईयर ओल्ड। तो 84 प्लस। हाँ, वो फिर मैम ने बोल दिया, मैंने कहा ये मैम खुद ही बोलेंगे, तो उसे 86 कह दिया। मैम बोलते नहीं 84 प्लस। हाँ नहीं मैम, हाँ चलो मैंने 20 बोला था, 16 बोले। चलो जी, जो मानता है 16 की एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। लड़कियां हमेशा लड़कियां रहेंगी, चाहे कुछ भी हो, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि सभी कलाकारों का तारुफ वो खुद ब खुद से करा दें अपने आप से, वहाँ से शुरू करें। आप सभी ने बहुत पेशेंसली यहाँ पे समय दिया है। हम चाहते हैं थोड़ी देर आप और बने रहिएगा। हम सभी कलाकारों को सम्मानित करना चाहते हैं और आपकी तालियों से इनका और जोश बढ़ेगा जी। ये पहला प्रयास था टैगोर थिएटर सोसाइटी और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स का। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि इन लोगों को भी मंच हमें प्रदान करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारा प्रयास सफल रहा। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे और मैं निवेदन करूंगा निहाल चंद डोगरा जी से कि आज के हमारे मुख्य अतिथि को मंच पर लेकर आएं, जिनके हाथों से हम कलाकारों को सम्मानित करेंगे। ज़ोरदार तालियां जी। और मैं सबसे पहले जो कलाकार अभी जिन्होंने अभी गगन दमामा बाजो परफॉर्म किया, उनके निर्देशक फैसिलिटेटर नितिन शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक करके सभी का नाम अनाउंस करें और वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आगे आए। हाँ जी, एक बार सब लोग अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवा लीजिए। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्रिंसु रावत है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे और नितिन सर ने बहुत अच्छा सिखाया। अच्छा, थैंक यू। प्रतीक राठी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपक ठाकुर है और मैं पंजाब गवर्नमेंट में साइंस टीचर हूँ। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सचिन छाबड़ा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ कुबेर चौधरी एंड एक्टर बनने का सपना है, तो बस अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। नमस्कार सभी को, आई एम हरमनिंदर सिंह। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सतपाल सिंह। आई एम रिटायर्ड इंडियन डिफेंस सर्विस डिफेंस काउंट सर्विस ऑफिसर। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड। सिंगिंग मेरा पैशन है, लेकिन ये भी एक नई चीज़ सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवीन कंचप है।
मेरा नाम नरेंद्र धीमान है, मैं पीसीडी वेस्टर्न कमांड से रिटायर हुआ हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अर्शदीप है जी, और मैं चीफ इंजीनियर हूँ पंजाब गवर्नमेंट में। मेरा नाम वनीता मनकोटिया और मैं एक होम मेकर हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने हमें अपना मूल्यवान टाइम देकर हमारा शो देखा। पूनम है मेरा नाम। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रमिंदर कौर है। मेरा नाम विनोद वर्मानी है एंड बिजनेस वूमन। सबसे पहले अमनदीप सिंह, आप आगे आ जाइए इस बैच से। अर्शदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, हाँ जी, अवधेश मूवमेंट सर, आप अवधेश 1-2 पीस पकड़ाते रहो, ये दोनों जोरदार तालियां। इनके बाद दीपक ठाकुर, हरमिंदर सिंह, नितिन तो एक बार नाम अनाउंस करते रहो, तो पता है कौन प्रेजेंट है, ये तो नहीं है। हरमिंदर सिंह। कुबेर चौधरी, नेक्स्ट नवीन कंचप, नवीन कंचप, नेक्स्ट नरेंद्र कुमार धीमान, नरेंद्र कुमार धीमान, नेक्स्ट नंदिनी, नंदिनी, नवीन कुमार, नेक्स्ट नवीन कुमार, नेक्स्ट प्रतीक राठी, नेक्स्ट प्रिंशु रावत, नेक्स्ट पूनम पसरीजा, नेक्स्ट रमनिंदर कौर बराड़, नेक्स्ट सचिन छाबड़ा, नेक्स्ट सतपाल सिंह जी, नेक्स्ट वनीता जी, नेक्स्ट विनोद वर्मानी मैम, हम सबके प्रेरणा स्रोत। और इस बैच इवनिंग बैच के फैसिलिटेटर नितिन शर्मा, आइए। और इन्हें असिस्ट किया है सुनील चिलवाल। इस शो में लाइट्स ऑपरेट भी उन्होंने किया है।
एक और पार्टिसिपेंट रहे हैं भावना तायल जी। भावना तायल जी बीमार होने की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरा बैच था अंधायुग, वो सभी कलाकार मंच पर आए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद से कि वो अपनी टीम के सभी कलाकारों से हमारा इंट्रोडक्शन करवाएं। और उस तरफ जगदीश गुप्ता नहीं है। कनुप्रिया, कनुप्रिया आने दीजिए। नेक्स्ट मीनाक्षी कुमारी, फोटो भी आ जाएगी ना, नहीं वो फोटो लेने नाम्या सेतिया, नाम्या नेक्स्ट निर्मल सिंह जी, पंकज भारद्वाज तो नहीं है ना, हमारा नाम क्या? पंकज धीमान ना, पंकज भारद्वाज, पंकज धीमान, परमजीत जी, प्रिशा, डॉक्टर प्रिशा खुराना, नेक्स्ट रवि भूषण, रवि भूषण, डॉक्टर रवि भूषण, राघव, नेक्स्ट राघव, नाउ रिवी सचदेवा, नेक्स्ट सौरभ, 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 नेक्स्ट सुनीत कौर, सोनीत कौर, सुप्रिया, सुनील कुमार जी, बंसल, शिवानी शर्मा, मैम तारकेश्वरी, शिवानी मैम, तारकेश्वरी मैम, वनीता, विनीता विनीता वेंकटेश, और कौन बच्चे? विनीता वेंकटेश्वर, दो नहीं आए थे, हाँ? नहीं दो नहीं आए थे, तो इनको दो हैं और जो नहीं आए थे, दो नहीं आए थे। और इस बैच के जो हमारे फैसिलिटेटर रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, जोरदार तालियां।
और इनको असिस्ट किया है जगदीश तिवारी जी ने। जोरदार तालियां। अभिषेक आ जाओ ना आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक ग्रुप फोटो के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे। आइए सर, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए टैगोर थिएटर के नाम से, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।